जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र आप लोग का गुरुजी फैमिली में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सुपरफास्ट रिवीजन लेकर आया हूं। यहाँ सभी चैप्टर में से जितने भी चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मीन्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न है, वही प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। और साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है या जैसे भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जितना आपका आंसर सही होता है, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दिया करिए। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है और आपको भी प्रेरणा मिलेगी और सॉल्व करने के लिए आगे कि हमें कितना आ रहा है या कैसे है। जो आपका इस स्कोर होगा उसमें आपको भी समझ में आएगा कि हमारा कितना स्कोर सही हो रहा है, तो हमें और कितना मेहनत करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रेरणा मिलेगी और हमें ये भी प्रेरणा मिलेगी कि अभी आप लोग कितने अच्छे हैं, हमें और अच्छा क्वेश्चन लाना चाहिए और टफ क्वेश्चन लाना चाहिए, तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए अपना स्कोर कि हमारा स्कोर इतना आ रहा है, तो इससे हमें हमेशा प्रेरणा मिलेगी। चलिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो साथियों देखिए, इसका ऑप्शन है शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद। देखिए साथियों, इसमें बीच में कामा होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइप करने में मिस हो गया है। तो दूसरा देखेंगे शब्द है, वाक्य है, ध्वनि है और पद है। उसके बाद तीसरा देखेंगे पद है, वाक्य है, ध्वनि है, शब्द है। उसके चौथा देखेंगे ध्वनि है, शब्द है, पद है और वाक्य है। इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा। तो आंसर हम यही बता दे रहे हैं साथियों, अगर भाषा निर्माण के सबसे छोटी इकाई पूछता है तो सबसे पहले आप ध्वनि को देखते हैं, क्योंकि ध्वनि ही जिससे हम जो बोलते हैं, मीन्स जो मुँह से निकलता है वही ध्वनि होता है। और भाषा निर्माण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। और अगर कहीं ऑप्शन में मिलता है, सबसे पहले अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो हमेशा मान के चलिए आपको ही आंसर 100% होगा। तो इसमें ध्वनि सबसे पहले चौथे में दिख रहा है, तो आपका आंसर चौथा अर्थात डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है सब यहाँ पे साथियों कि शब्दों के मेल को, अक्षरों के मेल को, स्वर से सुर के मेल को, उसके बाद स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा दूसरे का। तो दूसरे का आंसर क्या होगा। दूसरे का आंसर साथियों पहला होगा शब्दों के मेल को। देखिए साथियों, समास में और समास में संधि में थोड़ा सा अंतर होता है कि समास जो शब्दों के मेल को होता है, जबकि संधि जो होता है अक्षरों के मेल को होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। इसमें देखिए साथियों ऑप्शन दिया है आपका कामायनी, द्रुपसामनी, चंद्रगुप्त और उर्वशी। इसमें आपको अगर ये पता होगा कि कौन कौन सा ऑप्शन अर्थात कौन कौन सी कृति जो है जयशंकर प्रसाद की है, तो जो कृति जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है अपने आप इसे पता चल जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा सही, चूँकि इधर देखिए कामायनी, द्रुपसामनी और चंद्रगुप्त ये तो तीनों जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन ये उर्वशी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। ये किनका है, ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो ये आपका आंसर नंबर डी सही है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है मेंढक का तत्सम रूप क्या है। अब बताइए साथियों मेंढक का तत्सम रूप क्या है। मंडूक, बंदूक, मुद्र, मुष्टि। इसमें आंसर क्या होगा साथियों चौथे का ऑप्शन क्या होगा। इसका चौथे का आंसर होगा ए, मंडूक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपके बीच में, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। बताइए साथियों इसमें क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहले, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो क्या कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो कर्म दिया है, स्वाभाविक है इसमें अगर कर्म दिया है तो जहाँ भी कर्म होगा कर्म ही लगा कर आएंगे, तो ये कर्म ही होगा आंसर, कर्मवाच्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण है। बताइए साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष और पाप पुण्य। तो देखिए साथियों द्वंद्व समास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर किसी भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो हमेशा मान के चलिए वही आपका द्वंद्व समास होगा। कहीं कहीं थोड़ा सा अपवाद स्वरूप कहीं कहीं होता है, जिसमें मैं आगे भी आप लोगों के ये उदाहरण के रूप में लेकर आया हूँ कि द्वंद्व समास वहाँ है बट उसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है। लेकिन बहुत कम ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है जहाँ पे योजक चिन्ह ना हो और द्वंद्व समास हो। तो साथियों 99% आप मान के चलिए जहाँ भी योजक चिन्ह है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। कहीं कहीं आपका तत्पुरुष समास होता है, लेकिन कहीं कहीं होता है, बट यहाँ पर द्वंद्व समास पाप और पुण्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास है। यहाँ पे देखिए साथियों अभी आपको बताएं जो कि किसी भी दो शब्दों के बीच में अगर योजक चिन्ह है तो आपका कौन सा होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। स्वाभाविक है, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका क्या होगा
नर और नारी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। इसमें साथियों ऑप्शन देखते हैं, पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग और कुछ भी नहीं। इसमें बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा, इसका 8वें का आंसर क्या होगा। करें, जितना भी दिन है सातों सप्ताह के 7 दिनों के नाम उस सब के किस में है, पुल्लिंग में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर नामक कविता निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर बताइए साथियों। पहले ऑप्शन देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर बताइए साथियों। तो तोड़ती पत्थर ये हाई स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले का एक चैप्टर था साथियों, आज भी मुझे उम्मीद है कि आज भी ये होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग जानते होंगे ये किनका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। अब आप तो देख रहे होंगे कि इसमें सभी में कु उपसर्ग लगा हुआ है, फिर कैसे नहीं है। देखिए, कुरूप है, कुशल है, कुकर्म है और कुचाल है। अब इसमें एक शब्द ऐसा जो आपका कु लगा हुआ है फिर भी उसमें कु उपसर्ग नहीं है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि कु अगर अलग कर देंगे सल का कोई अर्थ नहीं होता। बाकी रूप का अर्थ होता है, कर्म का अर्थ होता है, चाल का अर्थ होता है, लेकिन सल का अर्थ नहीं होता है। मीन्स देखिए, जो दो शब्द होता है सार्थक और सार्थक और निरर्थक, दो शब्द होते हैं साथियों। जो सार्थक होता है जिसका कुछ अर्थ होता है, निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो अगर बनेगा भी तो निरर्थक शब्द बनेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है। इसका ऑप्शन देखिए साथियों क्या होगा कि दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना, ऐंठ कर चलना। इसका अर्थ, इसका कौन सा आंसर सही है साथियों। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वापर नहुस जय भारत के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त हैं। इसमें बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर आपका होगा मैथिली शरण गुप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन शब्द युग का सही अर्थ भेद है। इसका ऑप्शन देखेंगे क्या है, बैठक संकट, बैठने की वस्तु, शून्य हो जाना, बैठने की विधि, निकट आया हुआ, उसके बाद सरल सामने। इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा। इसका आंसर जो होगा, आसन का बैठने की विधि होता है और आसन्न मीन्स होता है निकट आया हुआ। क्योंकि आप देखे होंगे आसन्न कोण एक होता है जो नज़दीकी कोण होता है, तो यहाँ भी निकट आया हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सत्कार से सम्मान बढ़ती है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यहाँ देखिए साथियों, यहाँ सेवा सत्कार में यहाँ रेखांकित नहीं हुआ है, तो इसमें बताइए कारक कौन सा है। 14 नंबर, इसमें कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो करण कारक होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसमें बताइए साथियों, किसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों, सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों जुड़े हुए हैं। तो एक है बिकाऊं, अकथनीय, बेरहम, लाजवाब। इसमें बताइए साथियों इसमें कौन सा शब्द है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसमें आ भी प्रत्यय, आ भी उपसर्ग है और ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो है प्रत्यय लगा हुआ है और छोटा आ उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। इसमें बताइए साथियों इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन दिया है तेजा ओमय, तेजा अमय और तेजामय और तेजोमय। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा तेजामय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रत्याघात में कौन सी संधि है। ऑप्शन है इसमें व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि और यण संधि। इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा। तो इसका देखिए एक और इसमें ट्रिक है कि कहीं भी अगर कोई भी अक्षर है, अगर वो आधा है, मीन्स कोई भी अक्षर है अगर वो आधा लटका हुआ किसी दूसरे अक्षर पर, तो हमेशा मान के चलिए आप कौन सा संधि होगा, वो हमेशा यण संधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है साथियों, महाप्राण को, अनुसार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा। तो आंसर इसका होगा 18 का बी, अनुसार एवं विसर्ग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। बताइए साथियों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 19 का रीतिवाचक,
परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। इसमें आंसर बताइए क्या होगा 19 का। तो 19 का होगा डी सही होगा। प्रतिदिन ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, यह अलंकार होता है। बताइए साथियों इसमें अलंकार कौन सा है। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, रूपक, मानवीकरण। देखिए साथियों इसमें एक शब्द आया है मानो, तो कहीं भी अगर मन जो मानो कहीं भी दिया हो तो हमेशा आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए। इसका ये पहचान है कि मन जो मानो जहाँ भी दिखे आप हमेशा उसको उत्प्रेक्षा अलंकार ही माना जाता है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है साथियों संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतःस्थ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा 21 का। तो 21 का आंसर होगा ए। करें कि जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, मतलब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, लहरों का राजहंस किसने लिखा है। इसका ऑप्शन देखेंगे साथियों, इसका ऑप्शन है दिनकर, हजारी प्रसाद, अज्ञे, मोहन राकेश। आंसर बताइए साथियों इसमें कौन सा होगा 22 नंबर का। तो 22 नंबर का क्या होगा, मोहन राकेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नवयुग का अग्रदूत के नाम से जाने जाते हैं। बताइए साथियों सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे, भारतेंदु हरिचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 का। तो 23 का नवयुग के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है, भारतेंदु हरिचंद जी को नवयुग का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चराचरम शब्द में समास है। देखिए साथियों द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय। बताइए साथियों इसमें कौन सा समास है। 14 का बी नंबर से होगा, द्वंद्व समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेल इनमें से कौन सा विशेषण है। बताइए इसमें साथियों कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और उपरोक्त में कोई नहीं। बताइए साथियों इसमें कौन सा 25 का कौन सा आंसर से होगा, तो गुणवाचक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीताम्बर में समास है। पीताम्बर में समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। बताइए साथियों इसमें 26 का कौन सा आंसर सही होगा। तो साथियों देखिए जब जहाँ पर अर्थ निकले और एक तीसरा अर्थ लिया जाए वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरस्कार का विलोम शब्द है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, आशीर्वाद, दंड, कृपा, साधुवाद। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा 27 का। तो 27 का आपका आंसर जो होगा दंड होगा, क्योंकि पुरस्कार जब भी दिया जाता है तो उसका पुरस्कार का हमेशा विलोम जो होता है वो दंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है आपका, निम्न में कौन सा देशज शब्द है। साथियों देखिए देशज विदेशज से हमेशा शब्द कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो देखिए सुंदरा, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। बताइए साथियों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आंसर जो होगा 28 का सी से ही होगा, क्योंकि फटाफट, लोटा, थरिया ये सब जो हम बोलते हैं ये सब हमारा देशज शब्द है, ये भी देशज शब्द नहीं है, या मीन्स और कोई शब्द नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई अथवा कुछ का प्रयास इनमें से किस सर्वनाम से के लिए होता है। यहाँ पे सॉरी साथियों यहाँ पर के होना चाहिए था। बताइए साथियों इसमें आंसर आपका क्या होगा 29 का। तो 29 का होगा संबंधवाचक, उसका दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक और चौथा है निजवाचक। इसमें बताइए साथियों 29 का कौन सा ऑप्शन से होगा। तो 29 का आपका ऑप्शन से होगा सी, अनिश्चयवाचक। जब कोई कुछ आता है तो ये हमेशा अनिश्चय में होता है, मीन्स कोई भी हो, जैसे कोई किसी को बुला दो, कोई आ गया है तो या कुछ दे दो, तो ये सब अनिश्चय में आते हैं, हमेशा कभी भी निश्चय में नहीं आते हैं, या अनिश्चय हमेशा अनिश्चय सर्वनाम में आते हैं। तो इसमें जो होता है ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, क्या है कि धनी का विलोम शब्द है। बताइए साथियों धनी का विलोम शब्द क्या है। ऋण है, दरिद्र है, लोभी है और ऋणदार है। बताइए साथियों इसका ये अंतिम आज का क्वेश्चन है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा सही वो दरिद्र होगा। तो साथियों अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों आपके लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है
तो इसलिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप सब्सक्राइब करने की तो आपकी मर्ज़ी, आप जब भी आप चाहेंगे तो सब्सक्राइब तो करबे करेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अगर शिक्षक और शिक्षिका आपको बनना है और आपको टेट या सुपर टेट या CTET निकालना है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आप हमारे जो जितने भी हम आपको जितने भी मॉक टेस्ट देते हैं आप सभी मॉक टेस्ट को करते रहिए साथियों। एक दिन देखिएगा आपका जो तैयारी है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आपको अगर कहीं संदेह होगा कि हमारे इसमें आंसर कितना क्या आएगा तो उसमें हमेशा आपका अगर मॉक टेस्ट आप करते हैं तो कभी भी आपको संदेह नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट करने का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कहीं अगर डाउट है तो डाउट आपका हमेशा क्लियर होता रहता है। इसलिए कभी भी आप पढ़िए तो पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर करिए। मॉक टेस्ट हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम सोच देता है और सकारात्मक परिणाम देता है। मीन्स आपका रिजल्ट का वो पूरा परिणाम बता देता है कि आपका रिजल्ट कितना % आ सकता है। जब आप छोटे में इतना कर सकते हैं तब बड़ों में कितना करेंगे। तो इसलिए साथियों आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। साथियों आप कहीं भी कुछ भी पढ़िए, मीन्स आप थ्योरी कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन मॉक टेस्ट साथियों आप लोग जरूर देखिएगा। तो साथियों हमेशा आपसे कहूँगा कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा। अगर आपको भविष्य में शिक्षक और शिक्षिका बनना है, टेट, सुपर टेट, CTET, BTET और बिहार शिक्षक भर्ती अगर शिक्षक की भर्ती देखनी है तो आप लोग इसको मॉक टेस्ट हमेशा हल करते रहिए साथियों, जिससे आपको बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा भविष्य में। और साथियों आप अगर जितना भी स्कोर करते हैं आप अगर कमेंट बॉक्स में हमको बताते हैं तो हमें भी जो है एक सकारात्मक हमें सोच मिलता है और हमें और प्रेरणा मिलता है। तो और हम मेहनत से बनाएंगे। जैसे जहाँ 2 पेपर बनाते हैं तहाँ 4 पेपर बनाएंगे। आप लोग जितना मांग करेंगे 2 पेपर के बजाय 4 पेपर हम बनाएंगे, लेकिन और मेहनत करेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे, आप थोड़ा सा साथ देंगे कि हमें और भी चाहिए, तो हम उसमें और भी मतलब अलग से बना करके आपको और भी मेहनत आपके लिए करेंगे, जिससे आप लोग का भी सेशन अच्छा जाए और हमारा भी अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।